दोस्तों, आज जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है उनकी गिनती पावरफुल देशों में होती है। ये देश दुनिया के बाकी देशों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं और प्राउड की बात यह है कि इस लिस्ट में आज हमारा देश भारत भी शामिल है। बट 1974 से पहले तक भारत इस लिस्ट का हिस्सा नहीं था। भारत की गिनती कमजोर देश में होती थी क्योंकि उस समय तक भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य देश चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और ये 5 सदस्य देश चाहते भी नहीं थे कि इनके अलावा कोई और न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, जबकि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भारत खुद को एक स्ट्रॉन्ग नेशन दिखाना चाहता था। इसीलिए भारत अपने न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशंस के बारे में सोचने लगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। हालांकि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद भारत को इसमें सफलता मिलती है। 18 मई 1974। दोस्तों, यही वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन करके अपना इतिहास बदल दिया। दोस्तों, इस टेस्ट ऑपरेशन से होने वाला एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि इससे पोखरण की धरती कांप उठी, मकानों में दरारें पड़ गईं, लोग औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े, इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी दहशत फैल गई। दोस्तों, भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट ने यूएसए सहित दुनिया के सभी सुपर पावर कंट्रीज को हिलाकर रख दिया था। भारत ने साबित कर दिया था कि भारत भी कमजोर नहीं है, हम भी सुपर पावर कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पोखरण ही क्यों? भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोखरण को ही क्यों चुना और कैसे अमेरिका से छुपकर भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट का सामान पहुंचाया? दोस्तों, अगर आप भारत के पहले परमाणु विस्फोट के आखिरी घंटे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हमारे देश के वैज्ञानिकों को इस बात की खबर पहले से ही थी कि न्यूक्लियर बम में इतनी ताकत होती है कि इससे एक बहुत बड़ी आबादी को एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां की आबादी कम हो। इसके अलावा उस जगह का एनवायरनमेंट भी उसके न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशंस के सपोर्ट में हो और उनकी ये तलाश जाकर खत्म होती है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का वो जिला है जो एरिया वाइज तो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ की धरती पर दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। बरसात यहाँ ना के बराबर होती है, जिस वजह से यहाँ के ज्यादातर इलाकों में बेर और कांटेदार कैर के पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आज से करीब 50 साल पहले जैसलमेर के कई इलाकों में आबादी बहुत कम थी, तो फिर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोखरण को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है पोखरण के एनवायरनमेंट का। एक्चुअली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि ये हवा के साथ साथ पानी के थ्रू भी फैल सकती हैं। इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां के जमीन में पानी ना हो, और उनके हिसाब से पोखरण बिल्कुल परफेक्ट जगह थी क्योंकि पोखरण और उसके आसपास के गांव की जमीन रायोलाइट रॉक से बनी है। दोस्तों, रायोलाइट रॉक्स वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। वोल्केनो से निकलने वाली लावा जब धरती की सतह पर फैलती है तो वो तेजी से ठंडा होने लगती है और समय के साथ चट्टान में बदलती जाती है। इस चट्टान को ही हम रायोलाइट रॉक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रायोलाइट रॉक्स पूरी तरह से सूखे होते हैं, इनसे होकर पानी या किसी भी तरह का लिक्विड आर पार नहीं जा सकता है। रायोलाइट रॉक्स की वजह से ही पोखरण और उसके आसपास के गांव जैसे कि लोहारी, मलका और खेतुलाई की जमीनें भी सूखी थीं। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण की खाली जमीन को ही न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चुना और भारत का यह पहला न्यूक्लियर टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहा और भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। बट उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जब दुनिया को भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताया तो अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप मच गया। जिस अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराकर उन्हें बर्बाद कर दिया था, वही अमेरिका अब भारत को आंखें दिखाने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर पावर बने। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया था, लेकिन उससे बम बनाना और उस बम को मिसाइल के थ्रू एक्सप्लोजन करना हमारे वैज्ञानिकों को अभी भी नहीं आता था। इसलिए हमारे साइंटिस्ट भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें कम से कम एक बार और न्यूक्लियर टेस्ट करने दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुई।
इसके बाद भी कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका भारत को धमकी दे चुका था कि अगर भारत दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA सैटेलाइट्स के थ्रू पोखरण की निगरानी भी कर रहा था। लेकिन फिर आता है साल 1998 का, जब बीजेपी सरकार रूलिंग पर आई। तब PM अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके सामने ये अनाउंस करते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए अगर न्यूक्लियर टेस्ट की जरूरत है तो हम ये टेस्ट करने में पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी मिलते ही हमारे देश के महान साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम और इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के 98वें रेजिमेंट को पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका 24 घंटे अपने सैटेलाइट्स के थ्रू पोखरण पर नजर रखे हुए था, इसीलिए भारत को सब कुछ छिपा कर करना था। भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले खुदाई का काम किया, क्योंकि दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट जमीन के नीचे होना था। यहाँ गड्ढे खोदने से जो मिट्टी निकल रही थी उससे वो सैंड ड्यून्स तैयार कर रहे थे, ताकि CIA को उनके इस ऑपरेशन की खबर ना लगे। और ऐसा हुआ भी। एक्चुअली डेजर्ट में नए सैंड ड्यून्स बनना एक आम बात होती है, जिस वजह से CIA को शक भी नहीं होता है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक ज़्यादातर काम रात में ही किया करते थे, ताकि सैटेलाइट्स उनकी इमेजेस कैप्चर न कर सके। वे पोखरण की रेत के नीचे वायर्स और इक्विपमेंट्स को छुपा देते थे, ताकि कुछ भी नजर ना आए। अमेरिका को और ज़्यादा चकमा देने के लिए आर्मी ने वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट भी शुरू कर दिया था, ताकि उनके ऑपरेशन की तैयारियों के बारे में किसी को पता ना चले। टेस्ट के समय न्यूक्लियर बम से निकलने वाली खतरनाक गामा रेस को सोखने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को हजारों क्विंटल प्याज की जरूरत थी, क्योंकि प्याज गामा रेस को आसानी से सोख लेते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस जरूरत को पूरा किया राजस्थान के जोधपुर शहर ने। CIA की नज़रों से बचने के लिए इन हजारों क्विंटल प्याज को एक साथ पोखरण में न भेजकर रोजाना 2-3 ट्रकों में प्याज भरकर पोखरण भेजा जाने लगा। करीब 2-3 महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहा और फाइनली मई 1998 तक भारत ने अपना न्यूक्लियर बम बनाकर तैयार कर लिया। और अब बारी थी एक्सप्लोजन की, यानी कि टेस्टिंग की, जिसके लिए 11 मई 1998 के दिन को चुना गया। इस दिन दोपहर 3:43 पर भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया। दोस्तों, टेस्ट से पहले पोखरण के आसपास के गांवों को समझा दिया गया था कि वो 11 मई को दोपहर के 12 से 4 बजे के बीच अपने घरों में न रहकर पेड़ों की छांव में जाकर बैठें, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। दोस्तों, गांव के लोगों ने देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाते हुए इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट किया, जिसके रिजल्ट में भारत का यह दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, जिस जगह पर यह एक्सप्लोजन हुआ वहां के 500 मीटर की जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। मकानों में दरारें पड़ गई, आसपास की धरती कांप उठी। लेकिन फिर भी पोखरण के लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। दोस्तों, इस एक्सप्लोजन के 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए गए और इस तरह से CIA की आंखों में धूल झोंककर भारत एक न्यूक्लियर पावर देश बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।